बिहार की गहमा गहमी अब न्यूज रूम में भी बन चुकी है। आप देख सकते हैं एक अलग माहौल न्यूज रूम में देखने को मिल रहा है। बिहार चुनाव है और आज जो नतीजे हैं वो सामने आने वाले हैं। तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, ये जो बिहार पॉलिटिक्स की बातें हैं वो छिड़ी हुई हैं। तो आइए बात करके जानते हैं क्या कुछ रुझान लग रहा है, क्या हो रहा है। 25 से 30 फिर से आई है नीतीश, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 25 से 30 फिर से ये नीतीश। आरजेडी महागठबंधन का सुपड़ा बिल्कुल साफ होते हुए दिख रहा है। आप देख लीजिए यहाँ टीवी स्क्रीन पे कि किस तरीके से कितना ये पीछे चल रहा है। महागठबंधन जो है अभी ये लगभग 40-45 सीटें भी पार ना कर पाई। तस्वीरों में साफ तौर पे लिख रहे हैं यहाँ पर कि अभी 39 सीट्स है और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि 40 भी पार नहीं हो पाएगा। लेकिन वही हम एनडीए का देखा है तो 198 जो सीट्स है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अदर्स में अभी सिर्फ 6 सीटें हैं जो सामने आई हैं। तो क्या कहना है आपका, क्या लग रहा है? वही फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। जो रुझान तो क्लियर दिख रहा है और पहले बार की अपेक्षा इस बार और ज़्यादा बम्पर वोटों से है ना नीतीश आई है ना फिर से। पूरा न्यूज़ रूम है वॉर रूम के रूप में तब्दील हो चुका है और बिहार पॉलिटिक्स के लेके तमाम ऐसे जो शोर है यहाँ पर दिखाई देखने को मिल रहा है। और आकाश, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माहौल बना हुआ है बिहार पॉलिटिक्स का, तो मुझे आपसे ये जानना है कि पिछले साल से अगर हम इस बार कंपेयर करें या फिर एग्जिट पोल जो निकल कर आया था उसकी बात करें और उसमें जो रिजल्ट सामने आ रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें एकदम उल्टी होती हुई नजर आ रही है। जब एग्जिट पोल निकल गया था तो ऐसा लग रहा था कि कुछ टक्कर देखने को मिलेगा, पर अभी तक जो रिजल्ट आ रहा है, रुझान जो आ रहा है उसमें तो कोई टक्कर ही नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। अगर हम बात करें तो पिछली बार आरजेडी जैसे कि मैं आपको बताया था कि सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है, उसके पास 75 सीट थी। इस बार वो लगभग 40-45 पे सिमटते हुए दिख रही हैं। तो इस बार तो आरजेडी तो बिल्कुल आधा पे आ चुकी है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। आरजेडी बिल्कुल उनका सुपड़ा साफ होते दिख रहा है। कांग्रेस को 19 सीटें थे पिछली बार, इस बार पता नहीं 7-8 भी आएंगी या नहीं आएंगी। तो इस बार कुछ भी इनके हाथ। और अगर हम इस बार बिहार पॉलिटिक्स में अगर देखें तो अलीनगर से एक युवा नेता मैथिली ठाकुर एक युवा नेता के रूप में सामने उतर कर आई हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ लग रहा है आपको कि अलीनगर से क्या होने वाला है? और मैथिली ठाकुर एक युवा चेहरा है, एक गायिका है, एक अलग पहचान उनकी बिहार में बनी हुई है। रवा सबके प्रणाम। पहली बात तो वो एक गायिका है, वो नेता नहीं है, काफ़ी कम एज है उनकी। और बीइंग अ यूथ मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे हर जगह एक चीज़ फैल रही कि वो अलीनगर को सीतानगर बनाना चाह रही है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि नाम चेंज करने से डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी। तो मेरा ये सोचना है कि वो अच्छी गायिका हो सकती है पर वो अच्छी नेता बनेंगी नहीं बनेंगी, वो तो हमें टिकट लेने के बाद। रोकना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? प्रेरणा चौहान। ठीक है, तो आपके मम्मी पापा बहुत सोच समझ के अपना नाम रखे होंगे आपका, तो नाम का प्रभाव पड़ता है। आपको प्रेरणा जब आपकी मम्मी पापा ने नाम रखा तो वो ये चाहते थे कि हमारी जो मतलब बच्ची है या फिर जो हमारा मतलब लड़का है या लड़की है, तो नाम का प्रभाव आपके कर्म पे भी पड़ता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो अगर हम अपने शास्त्र के अनुसार माने तो नाम का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो अगर वो चेंज करना चाहती है, बदलना चाहती है, तो इसमें कहा है कि मतलब तो फिर हमारे शास्त्र जो कहते हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रही, अलीनगर होने से क्या वो अच्छी चीज़ नहीं है? अलीनगर है तो उसमें क्या डेवलपमेंट नहीं होगी? अलीनगर रहेगा तो सीतानगर से डेवलपमेंट ऐसे हो जाएगी? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सीतानगर हो जाए तो अच्छी बात है। सीतानगर अगर हमारे शास्त्र से वो कह रहे हैं, बात तो दिल्ली को भी चेंज करने की हुई है। मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ नाम बदलने से डेवलपमेंट नहीं हो जाता। जो सबसे मेजर चीज़ है वो अभी बिहार में रोजगार चल रहा है और बिहार में रोजगार देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। बिहार के लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं पर बाहर जाके जो बिहार वासी है ही नहीं रहे हैं। जो रोजगार देने वाले हैं उनकी तो पूरी सुपरा साफ हो गई। बाहर पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए हालांकि फिर से आ रही है, लेकिन ये देखना अहम होगा कि इस बार वो क्या कुछ करती है रोजगार के क्षेत्र में। स्ट्रैटेजी बनी थी ना, आरजेडी की ये स्ट्रैटेजी बनी थी ना कि रोजगार हर साल सबसे ज्यादा लोग बिहार से माइग्रेट करते हैं दिल्ली काम की खोज में, सबसे ज्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चुनावी माहौल बना हुआ है। न्यूज रूम एक वॉर रूम के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तमाम इधर से बातें देख सकते हैं। यादव की पिछले 25 साल से लेकिन चुनावी मुद्दे जितने भी किए जाते हैं उस पर कोई खरा उतरता नहीं, चाहे डेवलपमेंट हो या रोजगार हो। तो हम किस पे विश्वास करें? कैसे कहते हैं कि आने वाला 5 साल में हमें रोजगार मिलेगा ही मिलेगा? मैं गया से गारंटी तो हम आपकी फेवरेट पार्टी पे भी कर पूछ सकते हैं ना, गारंटी मांग सकते हैं। आप जितना बोल रहे हैं कि वही आएगा 25-30 मैं किसी पार्टी की गारंटी नहीं कह रहा हूँ। मैं बिहार के गया से हूँ, गया बोध गया ऑलमोस्ट बहुत दूरी नहीं है दोनों जगह पर बोध गया एक इंटरनेशनल प्लेस है, लेकिन फिर भी वहाँ पर देखिए फिर भी वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंटरनेशनल प्लेस
होने के बावजूद वहाँ पर सुनिए, कोई development देखिए अगर हम युवाओं की देखिए अगर हम देखिए अब वॉर रूम बन चुका है हमारा न्यूज रूम। अगर हम बात कर रहे हैं, सुनिए, अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात अगर हम कर रहे हैं तो एक ऐसा मुद्दा उठता है युवाओं की। अगर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत पुराने समय से देखने को मिला है कि जो युवा है वो माइग्रेट करके बड़े बड़े शहर दिल्ली मुंबई उनका आना जाना लगा रहता है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी मैनिफेस्टो में ये डालती हैं कि नौकरियां प्रोवाइड करेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, और इसके अलावा तमाम जो मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं वो दी गई हैं, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। तो क्या कुछ कहना है आपका कि क्या लग रहा है आपको कि जमीनी स्तर पर क्या देखिए, वादे ये तो क्या कुछ ये सब जमीनी स्तर पर उतर कर करते आए? हैं, वादे तो सारे पार्टियां करती है पर भरोसा होता है ना। अब भरोसा जीत दिखा रही है, देख लीजिए आप। मुद्दा रोजगार का है, रोजगार का मुद्दा, भरोसा का मुद्दा नहीं, रोजगार का मुद्दा है। अभी भी उतना ही माइग्रेशन हो रहा है। करते हैं लेकिन वादे वही है क्या इंटरनेशनल प्लेस है या एक टूर? और पिछले बार की अपेक्षा डबल वोट पड़ रही है। 43 100 बात की एक बात, अगर लोगों को विश्वास नहीं रहता, लोगों को कोई भी सरकार किसी की भी आए, पर एम्प्लॉयमेंट और जो डेवलपमेट के क्षेत्र में है वो तेजस्वी किसी कर की भी देंगे। सरकार आए पर करना देंगे, चाहिए। उस पर विश्वास नहीं कर सकते ना। अगर लोगों को विश्वास नहीं रहता तो 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहते, ठीक है। एक कह रहे हैं हम घर घर नौकरी देंगे, कैसे आप घर घर नौकरी दे दोगे? ये कभी संभव है? घर घर आप जोड़ लीजिए, बिहार में कितनी जनसंख्या है, हर घर एक नौकरी सरकारी पॉसिबल है क्या? ये तो मूर्ख भी सवाल है, ऐसा नहीं नहीं नहीं, इनसे पूछे पॉसिबल है? अरे बात बिहार की नहीं है, बात बिहार में जो हो रही है बात मुद्दों की नहीं है, वादों की नहीं है। जनता कहीं ना कहीं वादों को, अगर मुद्दों को दरकिनार भी अगर कोई साइड थोड़ा सा रखता है तो वो भी चलेगा, लेकिन बिहार की जनता हो, सुनो, चाहे बिहार की, सुनिए, चाहे बिहार की जनता हो चाहे वो किसी भी राज्य की, पूरे देश की जनता हो, वो कहीं ना कहीं अपने अपमान को याद रखती है। जहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो रुझान बदले हैं, तो चाहे वो प्रधान हो या प्रधानमंत्री को माँ ही होती है, चाहे वो किसी साधारण व्यक्ति की हो या फिर प्रधानमंत्री की हो, तो उनकी माँ को लेके जो अपमानजनक वीडियो चलाया गया था, वो वीडियो वो इस हार का कारण बना है महागठबंधन का। इमोशन, हम इमोशन को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी, ये राहुल गांधी जिसके साथ गए हैं वो सब खत्म हो गए हैं। हम इमोशंस को, सरकार केहू के बनी पर हमने के जो चाहिए वो जो असल चीज है वो हम लोग को एम्प्लॉयमेंट, हम लोग को रोजगार चाहिए हर घर में। मुझे लगता है कि हाँ नौकरी तो चाहिए, और इतनी महंगाई का जमाना है तो हर घर में। यादव के बोलने से कभी नहीं होगा। जिसके पिताजी पूरा बिहार लूट के खा गए, ठीक है, मैं बोलना नहीं चाह रहा पर अब बोल रहा हूँ। किसी की भी सरकार है, पर रोजगार तो रोजगार मिलना चाहिए। जिसके पिताजी पूरे बिहार लूट के खा गए, सर्टिफाइड चोर है। मैं तो नहीं बोल रहा कि वो चोर है, वो चारा चोर है। देखिए तस्वीरें साफ है, तस्वीरें देखिए तस्वीरें एकदम साफ है, तस्वीरें एकदम साफ है। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि एनडीए में बीजेपी 90 सीट पर चल रही है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि 198 एनडीए की सीट है, महागठबंधन की 39 सीट्स है, वहीं अदर्स की 6 सीटें हैं वो बरकरार है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो ये जो एनडीए की जीत होने वाली है, अपोजिशन कहीं ना कहीं इस जीत से खुश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम वो आरोप लगा रहा है एनडीए पे। अपोजिशन की तरफ से क्या कुछ वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए ईवीएम की मुद्दा है, वोट चोरी की मुद्दा है, तो हर साल लगी रहती है। ये स्टेट चुनाव हो या फिर ये क्या बोलता है सेंट्रल चुनाव हो, सारे चुनाव में विपक्ष लगाते पर कुछ आता नहीं है। अभी एक दिन पहले, चुनाव से पहले राहुल गांधी ने क्या लगाया था इल्जाम कि वोट चोरी हुई थी हरियाणा में। हरियाणा का चुनाव है नहीं, वो तो हमेशा ये चीज करते आ रहे हैं, जबकि इनसे कुछ परिणाम से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं कहावत है कि पूत के पांव पालना में पता चल जाते हैं। जब उन्होंने जीत से पहले ही 10-10 हजार रुपए हर महिला के खाते में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से जुड़ी हुई महिला हो, हर महिला के खाते में 10,000 रुपए पहले ही डाल दिए। तो जो पार्टी पहले डाल सकती है वो जीतने के बाद क्या करेगी? वो जीतने के बाद और ज्यादा विकास करेगी। पहले ही उन्होंने दिखा दिया, विकास हो चाहे वहाँ डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट बने हैं, काफी कुछ विकास किया गया है। एक महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है, लोगों का पूरा महीना चल सकता है। नीतीश आने वाले हैं इस बार, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं सर। सबसे पहले ओपी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो रिजल्ट है वो साफ होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है और पिछले बार के मुकाबले अगर हम देखें तो क्या अलग है इस बार?
देखिए, इस बार जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, सब लोग ये कह रहा था कि एनडीए फिर से वापसी करेगी, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो नतीजे आए हैं, ये जिसने सबको चौंका दिया है। इतनी कल्पना तो शायद बीजेपी के लोगों ने भी नहीं की थी कि इस तरह से एक तरफा ये चुनाव हो जाएगा। आरजेडी और जो महागठबंधन के लोग हैं वो सख्ते में हैं। उन्होंने भले ही अपनी हार मान ली है, लेकिन वो इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही थी, इतने सारे लोग जो वोट देने के लिए उनकी रैलियों में उनका भाषण सुनने के लिए आ रहे थे, जितनी उन्होंने रोड शो किए, रैलियां की, लगातार एक दिन में तेजस्वी यादव 18 रैलियां कर रहे थे। उनका कुछ भी असर इस चुनाव में लगता हुआ दिख नहीं रहा है। खुद तेजस्वी यादव भी कई बार वो चुनाव में पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत प्रचंड बहुमत से उनकी भी जीत नहीं दिख रही है। इसके अलावा जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू या फिर बीजेपी और जिस तरह से महागठबंधन को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, उससे फिर से एक बार सोचना पड़ेगा महागठबंधन के नेताओं को, राहुल गांधी को, तेजस्वी को, उनसे कहाँ गलती हो गई, वो बिहार को क्यों नहीं भांप पाए। कहा जाता है कि पूरे देश की राजनीति समझ सकते हैं आप, लेकिन बिहार की राजनीति को समझना, बिहार के लोगों के मन को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिहार के लोग इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, राजनीति के बारे में जानते हैं, ग्राउंड लेवल की समस्याओं को जानते हैं, नेताओं की नस-नस को भांपते हैं और कहीं ना कहीं जो बड़े राजनीतिक धुरंधर हैं, जनता की नब्ज को पहचानने में चूक गए और शायद यही वजह रही है कि इस चुनाव में महागठबंधन को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप ये बता रहे हैं क्लियर कि एनडीए की सरकार बन रही है और बीजेपी बहुत अच्छी स्कोर कर रही है, तो क्या नीतीश की जो सीट है मतलब मुख्यमंत्री का, वो खतरे में आ सकती है अगर एलजेपी? देखिए, अभी जो चुनाव का समीकरण है अब बड़ा ही दिलचस्प है। बीजेपी और जेडीयू में बहुत कम सीटों का अंतर है। ये मान के चलिए, अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार से हाथ अगर खींचने की कोशिश की तो नीतीश कुमार तुरंत पल्ला छुड़ा के चले जाएंगे आरजेडी के पास और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर फिर सरकार बना लेंगे। तो जो सीट का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो ये 39 सीटें हैं, ये जेडीयू के जो आपके नंबर हैं, देखिए जेडीयू को जो सीटें आ रही हैं 80 और 40, ये आपको पहुंचा देंगे लगभग आंकड़े के पास। इधर से आप इन तीनों को जोड़ लीजिए और जेडीयू जोड़ लीजिए, ये फिर बहुमत में आ जाएंगे। तो बीजेपी के पास वो हमेशा ये गुंजाइश रहेगी कि नीतीश कुमार। एक सवाल और है, आप तो क्लियरली ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी आंकड़ा जुड़ा रहे कि वो बहुमत से पार हो जाएगी, लेकिन आप ये पॉलिटिक्स जानते हैं और बीजेपी की सबसे बड़ी नीति जो रहती है कि मतलब अगले पार्टी के लोगों को साधना है ना, तोड़ना पार्टी को। कहाँ तक ये चीज़ आप क्लियर कह रहे हैं? अभी मतलब रिजल्ट आई नहीं है, आपने क्लियर कह दिया कि मतलब उसकी सरकार बन रही है। ऐसे भी बहुत ऐसे लोग हैं कि उसके पार्टी में कि टूट करके इसमें आ जाए। और जो नंबर आप गेम देख रहे हैं, जो बीजेपी के जो नंबर है 90 सीटें हैं, इनको अगर सरकार बनानी है तो इनको कम से कम 34 और सीटें चाहिए। 34 और अगर इनके पास लोग आएंगे तब जाके वो बहुमत के करीब पहुंच पाएंगे। और अगर नहीं यहाँ से नहीं सुन पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार में वो क्षमता है कि वो किसी के साथ भी जाकर मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो अगर बीजेपी इंटैक्ट भी रहती है तो तब भी नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, नीतीश कुमार एक झटके में से एनडीए से अलग हो जाएंगे और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना दें। मैं आपको याद दिला दूं कि 2015 में इसी तरह की बम्पर जीत मिली थी, 175 से ज्यादा सीटों जीती थी, जब महागठबंधन में नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लगभग वही उसी तरह का कुछ करिश्मा इस बार भी हुआ है जब बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ी है। तो इस तरह से नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में हाशिए पे डाल देना, जैसे चुनाव के पहले चर्चा हो रही थी कि उनकी मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है, बुजुर्ग हो गए हैं, वो बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो लोगों से उनका कनेक्ट है और जितनी बिहार की राजनीति को वो समझते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तक तेजस्वी पहुँच पाए हैं या वहाँ तक राहुल गांधी पहुँच पाए हैं। आपका कहना मतलब बहुत हद तक सही है, लेकिन मैं तो बीजेपी की रणनीति की बात कर रहा हूँ। इससे पहले महाराष्ट्र में आपने ये चीज़ जानते ही हैं, उसके बाद यहाँ ये शिवराज सिंह चौहान को फेस लेकर के चेहरे लेकर लड़े थे, फिर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को लाया गया, ये फडणवीस को लाया गया, एकनाथ शिंदे के मतलब जोर पे बीजेपी लड़ी थी। तो क्या मैं उस अटकले की बात कर रहा हूँ कि क्या यहाँ बिहार में भी वैसी रणनीति बीजेपी ला सकती है? देखिए, वो समीकरण बन नहीं रहा है बिहार में। अगर ये कहीं से इधर कुछ अगर सीटें ज़्यादा होती, जहाँ से टूटने की गुंजाइश होती, अगर ये टूट के भी जाते हैं कुछ लोग, आपको 3/4 लोगों को खींचना पड़ेगा पार्टी तोड़ने के लिए। तो वो जब 3/4 टूट के भी जाएंगे मतलब तो संभावना है।
नहीं बहुत कम संभावना है कि इधर से लोग टूटेंगे ना, कांग्रेस के लोग छोड़ सर बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से हाथ खींचती है तो नीतीश कुमार भी सेंट्रल में उनसे हाथ खींच लेंगे। तो ये संभावना ही नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। संभावना एक बा कि 25 से 30 फिर से बनिए नीतीश, ये संभावना नहीं, मैं भी आपकी इस बात को मानता हूँ कि ठीक है 25 से 30 फिर से नीतीश, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति रही है अभी तक, आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि बीजेपी आने वाला समय में अपने सत्ता के लिए वो थोड़े बहुत अटकलें इधर उधर से अगर साधे हुए हैं तो अपने में मिला कर बहुमत साबित कर दे, है ना। वो बात की बात है कि नीतीश अभी क्लियर दिख रहे हैं अपनी सरकार बना दे। मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसी संभावना है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपकी संभावना को मैं बिल्कुल माप सकता हूँ। अगर बीजेपी अगर कभी भविष्य में कहीं भी उसको गुंजाइश दिखेगी तो वो जेडीयू को ही तोड़ेगी, और जेडीयू को बीजेपी ने कई बार तोड़ने की कोशिश की है। आपको मैं आरसीपी सिंह का किस्सा सुना दूं, आपको उसके अलावा कई सारे बीजेपी में नेता ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पे आरजेडी को तोड़ने की कोशिश की बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं जो पहले ही भांप लेते हैं कि पार्टी के अंदर क्या होने वाला है, और उस आदमी को ही निकाल देते हैं पार्टी से जो वहां पे तोड़फोड़ की कोशिश करती है। तो ये पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जिसने भी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा न्यूज़ रूम है एक वॉर रूम के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं आपस में बिहार चुनाव को लेकर, रिजल्ट को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। आखिरी जो रिजल्ट आएगा वही तय करेगा कि कौन होने वाला है हमारा सीएम और कौन पार्टी जीतने वाली है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।